Good morning, students. Today we will start our next chapter, which is the rights. What do you mean by rights? Rights क्या होते हैं? जो हम फंडामेंटल मतलब जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमको करना चाहिए, जैसे एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं रखना है ना, हमको वोटिंग करने का राइट होना चाहिए. तो राइट्स क्या होते हैं? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल करने के लिए राइट्स कहते हैं. देखो, एज सच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. आप लोगों ने बचपन से सुना होगा हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो हम इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाई वी नीड दीज राइट्स. हम लोगों को ये राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वॉट दे मीन टू अस. वो हमारे लिए क्या है, किस लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं. वॉट रोल दे प्ले इन द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. और राइट्स ने क्या रोल प्ले किया है हमारी डेमोक्रेसी में. क्लियर? ये तीनों चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक. और राइट्स के लिए मतलब राइट्स आए कहाँ से, कैसे ऐसा सोचा गया कि हमको कुछ राइट्स बनाने चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें क्लियर आउट करेंगे. स्लेवरी. सबसे पहले स्लेवरी हम लोग करेंगे. स्लेवरी होता क्या है? Slavery is a condition of being legally owned by someone else and forced to work for or obey them. Means कि ऐसा कुछ होना, ऐसी कंडीशन में रहना जिसमें या तो आप लीगली किसी के अंडर काम कर रहे हैं या फिर फोर्सफुली आप काम कर रहे हैं, पर वो आपको एक कैटल के जैसे ट्रीट कर रहा है. क्लियर है? मतलब एक पाला हुआ जानवर जो होता है उसके जैसा ट्रीट कर रहा है, वो स्लेवरी कहलाता है. क्लियर? The practice of slavery was widely prevalent with France and other European countries, enslaving the people of Africa in large numbers during the French Revolution in 1789. तो क्या था? फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान जो ये जो स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है ये उसी दौरान स्टार्ट हुई थी. क्लियर है? फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वहाँ पर एनस्लेविंग होती थी. तो एनस्लेविंग किसकी होती है? लोगों की. पीपल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था और वहाँ पर उनसे काम करवाया जाता था. क्लियर है? इसको स्लेवरी बोलते हैं. नेक्स्ट, स्लेव ट्रेड फ्लरिश्ड इन अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज इन 17th सेंचुरी. स्लेव ट्रेड कब आया? मतलब लोगों को यहाँ से वहाँ तक एक तरीके से कहा जाए कि बेचा जाता था और लोग वहाँ जाके फिर काम करते थे, है ना. तो ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में 17th सेंचुरी में आया था. और स्लेव ट्रेडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसी कुछ कंट्रीज़ थी. क्लियर? तो उनका जो मेजर पोर्ट था वो था पोर्ट ऑफ बॉर्डियक्स एंड नैंटिस. ये पोर्ट था जहाँ पे फ्रेंच ट्रेडर्स अफ्रीकन ट्रेडर्स को भेजते थे. क्लियर? अब slaves would be banned and handcuffed and crammed into the ship for the 3 months long journey. क्या होता था कि स्लेव्स जो थे उनको एक ब्रांड का नाम चिपका कर और उनके हाथ वगैरह को बांध कर, है ना, हैंडकफ मिलता है बांधने के लिए, वो लोहे का जो रहता है उसमें, और उन लोगों को शिप में बांध दिया जाता, रख के ऐसे बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था और 3 महीने के लिए वो लोग उस शिप में ही रहते थे. ठीक है? और 3 महीने में वो लोग कहाँ से कहाँ तक की जर्नी पूरी करते थे? अटलांटिक ओशियन से कैरिबियन कंट्रीज तक की दूरी वो लोग तय करते थे. क्लियर है? तो ये स्लेव्स ऐसा रहा करते थे. फिर उनकी लाइफ ऐसी हो गई थी. क्लियर है? स्लेवरी वाला कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ. अब इन लोगों की जर्नी कैसी हुआ करती थी? ये जो 3 महीने जो इन लोग शिप में बिताते थे वो कैसा होता था, वो आगे डिस्कस करेंगे. स्लेव्स की जर्नी कैसी हुई करती थी? दे सेल टू द प्लांटेशन ओनर्स फ्रॉम अमेरिका. उन लोग ओनर्स को बेच दिए जाते थे. कहाँ से? अमेरिका से बेच दिए जाते थे. दे फेस ट्रिमेंडस हार्डशिप्स ड्यूरिंग द आर्डियस सी वॉयज. मतलब इन लोग जो ये सी की जर्नी करते थे इस दौरान इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था. क्लियर? दे वर ट्रीटेड एज कैटल.
तो स्लेवरी का मैंने बताया आप लोगों को कि स्लेवरी में कैसे लोगों को कैसा ट्रीट किया जाता था, कैटल के रूप में, एकदम जो पालतू जानवर को जैसे अगर काम कराया जा रहा है, पालतू भी मतलब पालतू तो ऐसा हो जाता है जिसको बहुत लोग एकदम केयरिंग से रखते हैं, बट कुछ लोग कैसे करते हैं कि मतलब उनको पाल के रखे और उनसे अच्छे से काम कराते हैं, है ना। तो उस टाइप का ये स्लेवरी में लोगों से काम कराया जाता था। दे वर नॉट प्रॉपरली फेड, तो उनको खाना वगैरह भी प्रॉपरली नहीं दिया जाता था। क्लियर। Slave labors made possible for the American colonies to meet the growing demand in European markets for commodities like sugar, coffee and indigo. तो ये जो स्लेव लेबर थे, इन्हीं लोगों के कारण एक टाइम के बाद में अमेरिकन कॉलोनीज़ में कुछ नए डिमांड्स, ये अमेरिका से ही जाते थे वो लोग वहाँ पर, तो उनके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में कुछ और चीज़ों की डिमांड होना स्टार्ट हो गई। क्या क्या चीज़ों की? शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की। ठीक है, इन लोग अमेरिका से ही वहाँ जाते थे यूरोपियन कंट्रीज़ तक, तो यूरोप में इन सब चीज़ों की डिमांड भी स्टार्ट हो गई स्लेव लेबर्स के अलावा। क्लियर। आफ्टर ऑल दीज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड द फ्रेंच नेशनल असेंबली कंडक्टेड डिस्कशंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत कुछ हुआ, है ना। ये फ्रेंच नेशनल असेंबली भी बैठ के उसमें डिस्कशन करवाई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, और 1794 को असेंबली ने एक लॉ पास किया जिसमें फ्रीडम है, फ्रीडम रहेगी सारे स्लेव्स को फ्रेंच कॉलोनीज़ में। ठीक है। तो इन 1794 द असेंबली पास अ लॉ ग्रांटिंग फ्रीडम टू ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज़। ठीक है, तो इन्होंने इन लोगों को एक लॉ पास किया इनके लिए। ठीक है। अब इसी के हिसाब के बाद में क्या हुआ, 10 years लेटर नेपोलियन रीस्टोर्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। अब इसके बाद में ये लोग फ्री हो गए, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने क्या किया, स्लेवरी फिर से लेके आई। द प्लांटेशन ओनर्स वर वंस अगेन अलाउड टू एनस्लेव द कलर्ड पीपल ऑफ अफ्रीका टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अब क्या हुआ था, दोबारा से प्लांटेशन ओनर्स को लोग बेचना स्टार्ट किया। अब क्या था, कलर्ड पीपल ऑफ अफ्रीका। कलर्ड मीन्स पहले आप लोगों को पता था कि ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंस किया जाता था, तो जो कलर्ड पीपल थे, कलर्ड किनको बोलते थे, ब्लैक, है ना। तो वो जो कलर्ड पीपल थे वो अफ्रीका से फिर से एनस्लेव किए गए। किस लिए? ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिले। ठीक है, मतलब कुछ पैसे आएंगे तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। क्लियर है। द स्लेव ट्रेड कम टू एन एंड ओनली इन 1848 इन फ्रेंच कॉलोनीज। द ट्रेड एबॉलिश्ड इन 1865 in America, but the liberated slaves were not granted equal citizen rights until the 20th century. तो क्या था कि 1848 में स्लेव ट्रेड को एंड किया गया। ठीक है, फिर 1865 को अमेरिका में भी अबॉलिश किया गया इस चीज़ को लेके, और 20th सेंचुरी तक स्लेव जो थे उन लोगों को लिबर्टी मिली। बट लिबर्टी मिलने के बावजूद उन लोगों को और लोगों के जैसा इक्वल राइट, इक्वल सिटीज़न राइट्स नहीं मिला था। अब इक्वल सिटीज़न राइट्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो लोग पब्लिक प्लेसेस में वाइट पीपल्स के साथ नहीं बैठ सकते थे। ऐसे कुछ थे उन लोगों के चीज़ें जो उनको इक्वल रहने नहीं मिला था। मतलब अगर वो लोग कहीं जा रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट होंगे, उनसे भेदभाव किया जाएगा, है ना। जबकि उनको लिबर्टी मिल चुकी थी, उसके बावजूद उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। क्लियर है। आफ्टर अमेरिका अचीव्ड इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव मैनी राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। तो क्या था कि अमेरिका को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे नए राइट्स बने थे। क्या क्या? द कलर्ड एफ्रो अमेरिकन एंड नेटिव अमेरिकन मेन्स वर गिवन द राइट टू वोट इन 1870। तो क्या था कि कलर्ड जो थे एफ्रो अमेरिकन लोग और नेटिव अमेरिकन, ये दोनों मेंस को राइट टू वोट मिला। कब मिला? 1870 को। और सभी वुमेन्स को भी ये राइट मिला, वोट करने का राइट मिला 1920 को, कि सभी वुमेन्स कर सकेंगी। उसके पहले सिर्फ मेंस को ही राइट था।
ठीक है। फिर उसके बाद में उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। भले ये राइट टू वोट उन लोगों के लिए हुआ, बट इसके अलावा उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फर्स्ट क्या था, दे वर नॉट परमिटेड टू सिट विथ वाइट अमेरिकन्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो क्या था कि वो लोग गोरे लोगों के साथ में पब्लिक प्लेसेस में नहीं बैठ सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, दे कुड नॉट इंटरैक्ट एज इक्वल विद देम। तो क्या था, उन लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलती थी, मतलब उन लोग इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते थे। क्लियर है? ठीक है, उन लोग इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते थे। दे डिड नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक लेजर एंड डाइनिंग प्लेसेस। और उन लोगों को कहीं भी कोई भी पब्लिक घूमने की जगह है या कहीं बैठ के खाने पीने की जगह, वहाँ भी उन लोगों को इक्वली बैठने नहीं दिया जाता था। क्लियर है? यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस का मतलब है बसेस, ट्रेन्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमा हाउसेस। ठीक है, इतनी सभी जगहों पर वो लोग वाइट अमेरिकन्स के साथ में नहीं बैठ सकते थे। क्लियर? और उन लोगों के साथ में दूसरे लोग इंटरैक्ट भी नहीं कर सकते थे, और उन लोगों को पब्लिक लेजर में भी एक्सेस करना, मतलब जाना आना भी अलाउड नहीं था। क्लियर? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में 1956 को, जब बहुत ज़्यादा इस टाइम, मतलब ऐसा बोला जाता है कि क्रांति टाइप की आई थी, जिसमें एंटी रैशनलिज्म के लेके हुआ था। मतलब रेसेस के ऊपर, मतलब कि कलर के ऊपर में जब डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, तो उस समय 1956 के समय यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था अमेरिका में। क्या हुआ था, एक रोज़ पार्क्स करके कोई थे जो अमेरिकन सिटीज़न थे, जिनको अलाउ नहीं किया था पब्लिक बस में बैठना। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन थे। ब्लैक नहीं बोला जाता है, इसीलिए कलर्ड अमेरिकन बोला जाता है। क्लियर? तो ये जो रोज़ पार्क्स थे वो कलर्ड अमेरिकन होने के कारण उनको पब्लिक बस में अलाउड नहीं किया गया था। तो इसी के कारण एंटी रैशनलिज्म आया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में आया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लीडरशिप में आया था। और इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था। इन्होंने एक कैंपेन, मास कैंपेन चलाया था, जिसको नाम दिया गया था सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, इसके हेड कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट क्या होता क्या है? ये है 1955 को, इसको हेड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस राइट्स के तहत द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द United States were a decades-long struggle by African Americans and other like-minded allies to end institutionalized racial discrimination, disenfranchisement and racial segregation in the United States. मतलब इस मूवमेंट के तहत, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हेड कर रहे थे, इसके तहत इन्होंने कई सालों तक बहुत स्ट्रगल किया है। अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है कि उनमें कोई रैशनलिज्म मत हो। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस टाइप का इनके साथ जो भेदभाव किया जाता था कलर को लेके, कलर्ड अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स के बीच में, उसको लेके जो एक मूवमेंट चलाया था मार्टिन लूथर ने, उस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। क्लियर? इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर asserted that colored Americans should resort to direct action and long marches to attain their objective. तो मार्टिन लूथर ने क्या किया था, इसके बाद कलर्ड अमेरिकन्स को ये बोला कि आप लोग अब कुछ भी होगा तो उसका जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि हमको इक्वालिटी मिले, उस चीज़ के ऊपर में ही चलना है ना। तो उसके लिए आप लोग जो भी कुछ लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में मार्टिन लूथर ने ही गेव अ पावरफुल एंड इमोशनल स्पीच टू अ मास रैली ऑफ ओवर 250,000 पीपल assembled under the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। तो मार्टिन लूथर ने एक बहुत पावरफुल और एक इमोशनल स्पीच दी थी। कहाँ पे? जहाँ पे 250,000 लोग खड़े थे।
ठीक है, उनके बीच में उन्होंने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी थी जो कि कहाँ पे था, लिंकन मेमोरियल में उन्होंने दी थी। लिंकन मेमोरियल कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। और कब दी थी उन्होंने, 1963 को। उनकी स्पीच का एक हिस्सा आपकी बुक में दिया है जो मैं आप लोगों के लिए रीड करूँ। आई एम हैप्पी टू जॉइन with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. तो आज ये ज्वाइन कर रहे हैं जो भी है, मतलब मार्टिन लूथर, इन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा बोला कि जो भी कुछ हुआ है आज तक फ्रीडम को लेके, है ना, तो वो हमारे नेशन में हुआ है, तो उस चीज़ को लेके मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. तो इन्होंने क्या बोला कि इतने सालों से जो ये निग्रो फेस कर रहे हैं, निग्रो स्लेव्स जो फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को हटाने के लिए, इनकी इनजस्टिस हटाने के लिए अब नए दिन की शुरुआत करनी है। But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacle of segregation and the chain of discrimination. तो इन्होंने क्या बोला कि पहले भी ये फ्री नहीं थे और आज भी ये फ्री नहीं है, और ये बड़े दुख की बात है कि आज भी वो ऐसा भेदभाव फेस कर रहे हैं। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize a shameful condition. तो इन्होंने और क्या बोला कि निग्रो जो है वो अपने आप को एक जगह पर रख लेते हैं और वहाँ से वो लोग निकलना नहीं चाहते, है ना। उन्होंने अपने आप को एक बंद करके रखा है, एक कॉर्नर उन्होंने अपने आप को दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शेमफुल कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा इनकी कंडीशन हो गई है। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. तो इन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ आगे चल के कि सभी लोग एक साथ एक टेबल पे बैठे, मतलब एक साथ रहें, एक साथ भाईचारा के साथ रहें। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. तो उन्होंने क्या बोला, जैसा अभी मिसिसिपी में फेस किया जा रहा है ना, और क्या फेस किया जा रहा है, इनजस्टिस, इन सब, और एक दूसरे के साथ भेदभाव का जो ये चल रहा है अभी, इसकी जो आप लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करके मैं फ्रीडम चाहता हूँ। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो एक दिन ऐसे देश में रहे जहाँ पर उनको उनके कलर के नाम से नहीं, जबकि उनके कैरेक्टर के नाम से जाना जाए, ठीक है। I have a dream today, मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ। I have a dream that one day down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls as sisters and brothers. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो ब्लैक बॉयज़ ब्लैक गर्ल्स हैं वो ब्लैक वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स के साथ में एक दूसरे के साथ हाथ मिला के एक साथ पढ़ना लिखना, भाई बहन के जैसा रह सकें, ब्रदरहुड बना सकें। दिस इज़ आवर होप, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, लेट फ्रीडम रिंग। तो इन्होंने क्या बोला था
कि ऐसा मैं चाहता हूँ कि आगे चल के एक दिन ऐसा आए कि भगवान के हमारे ये सारे बच्चे एक साथ बैठकर एक जगह पर एक मतलब फ्रीडम और एक साथ यूनिटी का एक सिंबल बताएं। लेट फ्रीडम रिंग। ठीक है, तो इस टाइप की इन्होंने स्पीच दी थी और ये बहुत पावरफुल और एक इमोशनल स्पीच थी, क्योंकि इस स्पीच में इन्होंने अपने बारे में पूरा बता दिया था कि इनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी बिकॉज ऑफ हिज कलर। क्लियर है। इनकी स्पीच के बाद में ये सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। क्लियर है। Today we will discuss about some important points regarding the rights in a democracy. What are the rights which are followed by the people in a democratic country? So here we start. Rights are the integral part of a democracy because a democratic government cannot be formed and cannot function without people's participation. As we know, people's participation means without the people's contribution, no democratic country can perform. Clear? As we know, democracy is the system of government of the people, for the people and by the people. ऐसा आप लोग हमेशा सुनते आए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, मतलब बिना पीपल्स के पार्टिसिपेशन के वो नहीं चलती। इसीलिए जो भी राइट्स हैं वो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, तो ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है एक डेमोक्रेसी के। क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ़ द कॉमन पीपल डिनाइड देयर राइट्स देन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर कुछ लोग, अगर कॉमन पीपल अगर राइट्स का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं और उस गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर। If rights are not given to all the peoples, the government's policies and rules become one-sided and partitions. Means अगर rights हम नहीं बनाते हैं लोगों के लिए तो लोग अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और लॉज जो है वो वन साइडेड हो जाएंगे। अगर लोगों को मानने के लिए नहीं बोला जाएगा तो वन साइडेड हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाते जाएगी लेकिन लोग मानेंगे ही नहीं। जैसे पहले होता था कि राइट टू इक्वालिटी, जैसे सपोज राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, अभी इक्वालिटी सबको माननी है तो लोग अभी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के बारे में नहीं पता है वहाँ के लोग नहीं मानते आज भी कि सभी जाति के लोग बराबर है ना। लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आज के सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एडुकेशन के लिए भी बोला गया है। तो ऐसे राइट्स जो लोग मानना है, लोगों को मानना है, वैसे ही पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर। पीपल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अबाउट द लॉज एंड पॉलिसीज़ नॉर डू दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज देम। तो अब क्या है, लोग अपना ओपिनियन कैसे देंगे। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के दौरान क्या किया जाता है, जो पार्टी पहले से नहीं काम करी है उसको क्या वापस वोट दिया जाता है, नहीं दिया जाता। जो लोग काम करते हैं उन्हीं को वोट दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, है ना, कि हमको ये पार्टी नहीं पसंद आई या ये बंदा नहीं पसंद आया क्योंकि इसने हमारे पूरे काम नहीं किए। क्लियर है। तो इस टाइप के ओपिनियंस भी राइट्स के ही थ्रू मिलते हैं। अगर राइट टू वोट नहीं होता तो क्या सभी लोग वोट दे पाते, नहीं दे पाते। नेक्स्ट है, इफ सिटीजन्स राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड द गवर्नमेंट कैन ईजीली ऑप्रेस, एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट द पीपल। अगर सिटीजन्स राइट्स नहीं है, नहीं प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स अगर कोई इस राइट को नहीं मान रहा है तो हम उस इंस्टीट्यूशन के पास में जाके बोलेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेगा। क्लियर। तो अगर सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर सकती है लोगों के हिसाब से। मतलब अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, अगर बहुत सारे लोग उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए एग्री करती है। Rights are important for all human beings, hence there should be no discrimination on the basis of color, race, caste, region or country. तो क्या है कि राइट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव ना हो, है ना, चाहे वो कलर को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, रीजन को लेके हो, कास्ट को लेके हो, इन सभी चीज़ों में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने राइट टू इक्वालिटी करा है। क्लियर? ऐसे हमारे पास में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। क्लियर है? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे राइट्स हैं, इन सभी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर?